ठीक है ना। तो सेशन को शुरू करते हैं, भुगतान संतुलन से क्लास को शुरू करते हैं और इसके डिफिनेशन वगैरह के बारे में तो कल ही हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। उसमें मैंने बताया था कि एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देश के निवासियों के साथ जो लेन-देन होता है, जो आर्थिक व्यवहार होता है और इसमें टाइम पीरियड की बात किया था कि सामान्यतः 1 वर्ष के लिए होता है। तो ये पूरा लेन-देन, ये पूरा आर्थिक व्यवहार जिस तरीके से आप दिखाएँगे, प्रदर्शित करेंगे, जो इसका विवरण होगा, उसी को भुगतान संतुलन विवरण कहते हैं। ठीक है ना? तो आपने बीओपी की डेफिनेशन को समझ लिया। फिर मैंने ये आप सभी को बताया था कि एक देश से अगर किसी अन्य देश को वस्तुएँ भेजी जाती हैं, तो उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। अब ये सब तो बहुत ही देखो बेसिक बातें हैं, ठीक है ना? एक्सपोर्ट हो गया। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि एक देश किसी अन्य देश से अगर कोई वस्तु या सेवा, सेवा को भी आप ले सकते हो, तो अगर वो मँगा रहा है तो ये इम्पोर्ट हो जाता है। ठीक है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अगर आप वस्तुओं को लेकर के बात करते हैं, वस्तुओं को लेकर के बात करते हैं, तो मैंने बोला कि वस्तुओं को आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर आप वस्तुओं के आयात और निर्यात की बात करेंगे, तो इसका क्या होता है, इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है पोर्ट पर, यानी कि बंदरगाह पे। तो क्या होता है कि पोर्ट पर इसका रिकॉर्ड उपलब्ध होता है और फिर मैंने आपको बताया था कि क्योंकि पोर्ट पे इसका रिकॉर्ड उपलब्ध होता है और इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि ये विजुअल आइटम्स हैं, यानी कि दृश्य मदें हैं, ठीक है, जिनको आप क्या देख सकते हैं। वस्तुओं को लेकर के हम लोगों ने कल इतनी बात किया। सेवाओं की जो बात किया था, सेवाएं, ठीक है ना, सेवाओं को जो लेकर के हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा किया था, तो उसमें मैंने बोला था कि सेवाएं क्या होती हैं, इन विजिबल होती हैं, अदृश्य होती हैं। तो जो सेवाओं का लेन-देन होता है, जो सेवाओं का लेन-देन होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे कि यह क्या होती हैं? अदृश्य मदें होती हैं, अदृश्य मदें। इतनी बातें आप सभी को क्लियर होंगी, ठीक है ना? इसमें किसी भी प्रकार की समस्या अगर आ रही हो, तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आज की जो बीओपी की क्लास होगी, ये मैटर नहीं करेगा कि आपने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। आज जो पढ़ेंगे ये अपने आप में संपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो बेस से लेकर के जितना मैक्सिमम होगा वो सारी चीजें आज आपकी क्या क्लियर हो जाएंगी। इतनी बातें मैंने किया था आप सभी से। फिर इस क्रम में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब आप बीओपी को बनाते हैं, भुगतान संतुलन के खाते को मेंटेन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो मैंने अकाउंट की बात किया था। एक को बोला जाता है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसे बोलते हैं जमा पक्ष, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, जमा पक्ष। दूसरे को मैंने क्या बोला था, दूसरे को मैंने बोला था कि ये होता है नाम पक्ष। अब ये जमा और नाम को आपको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मेरा सजेशन आप सभी को ये रहेगा कि आप जमा पक्ष को क्या क्रेडिट समझिए। क्या समझेंगे, ये क्रेडिट अकाउंट की बात करेगा और नाम पक्ष किसकी बात करेगा, डेबिट अकाउंट की बात करेगा। ओके। अब समझने वाली जो मेन बात ये है, ठीक है ना, समझने वाली जो मेन बात ये है उसको मैं साइड में समझा देता हूं कि जैसे नॉर्मली जब आप बैंक अकाउंट की बात करते हो, आप सभी का एक मान लीजिए बैंक अकाउंट है, वो तो होगा ही क्योंकि जनधन योजना इसीलिए आई थी कि हमारे देश में जिनका बैंक अकाउंट ना हो उनका बैंक अकाउंट हो जाए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी का बैंक अकाउंट होगा, किसी किसी के 3-4 भी हो सकते हैं, जिसके पास जितना पैसा होगा उतना अकाउंट होगा, ठीक है ना। बैंक अकाउंट की जब आप बात करते हो और उसमें अगर आप बात करो क्रेडिट की और डेबिट की, सिंपल सी कहानी है, आपके फोन पे मैसेज आता होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड समथिंग समथिंग, जितना भी 1 लाख 2 लाख रुपए जो भी आपके खाते में आया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स आप इसे कह सकते हो कि इधर आपका क्या गेन हो रहा है, इधर आपको कुछ मिल रहा है। और डेबिट में क्या होता है, आप कह सकते हो समझने के लिए कि लॉस हो रहा है इधर। इट मीन्स ये आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। जब आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं
तब आपको मैसेज आता है क्या कि अकाउंट से इतना डेबिटेड हो गया। और जब आपके अकाउंट में पैसे जुड़ते हैं तो आपको मैसेज क्या आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जितना भी आ जाए अच्छी बात। लेकिन समझने वाली बात आपको यहाँ पे ये है कि जब आप बीओपी की बात करेंगे, जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा। अगर आप सोचें बीओपी आप पढ़ रहे हैं और आप ये सोचें कि आपने क्या किया, आपने एक्सपोर्ट किया। आपने क्या किया? आपने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि आपको पैसा मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। तो अब आप सोचिए जैसे कि आप दिखाएंगे उसको, उसमें भी 2 अकाउंट होते हैं, ये भी आप सभी ने देखा ही होगा। एक क्रेडिट अकाउंट होता है, एक क्या होता है? डेबिट अकाउंट होता है। ठीक है ना? तो जब आप बीओपी का निर्माण करते हैं तो वहां पे ये वाला रूल नहीं लागू होगा। जो इधर आप डेबिट और क्रेडिट को देख रहे हैं, ऐसे उधर नहीं चलेंगी चीजें। ऐसे क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि वहां पे आपको देखो, जो आप वस्तु या सेवा का निर्यात कर रहे हैं, सपोज दैट वस्तु का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको आपको किस में दिखाना होगा? उसको आपको दिखाना होगा किसमें? करेंट अकाउंट में। किसमें दिखाना होगा? करेंट अकाउंट में। ओके। दूसरी चीज क्या? जो पूंजी पूंजी आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या? कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। के लिए आपको क्या? कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये चर्चा करने का मेन मोटो मेरा ये था कि अभी आगे जब मैं आपको पढ़ाऊं और बातें आपको मैं बताऊं, तो आप पूरी तरह से इस बात को समझते रहें, पूरी तरीके से आप ये बात समझते रहें कि ये बैंक अकाउंट वाला सिस्टम जो आप समझते हैं, क्रेडिट डेबिट, वो इधर नहीं चलने वाला। इधर की कहानी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि इधर आपको करंट अकाउंट भी मेंटेन करना है और कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना है। उसके बाद लास्ट क्लास की अगर आप बात करें, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितनी चर्चा, चलो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, अब आगे इस कहानी को बढ़ाते हैं। ठीक है ना? अब देखो फिर से आ जाते हैं कि क्रेडिट अकाउंट और डेबिट अकाउंट। ठीक है, 2 अकाउंट में आपको प्रदर्शित करना है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आपको इसको करेंट अकाउंट में भी दिखाना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट में भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना? अब किसे कहेंगे आप कि क्रेडिट अकाउंट है, किसे कहेंगे कि डेबिट अकाउंट है, या क्रेडिट में किसको दिखाएंगे, डेबिट में किसको दिखाएंगे, इसको समझिएगा। जैसे जब हम लोग क्रेडिट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि क्रेडिट में हम लोग उस चीज को ऐड करेंगे कि विदेशियों से भुगतान की प्राप्ति हो। आपने क्या किया? आपने एक्सपोर्ट किया, तो आपको क्या? विदेशियों से भुगतान की प्राप्ति हो रही है। विदेशियों से भुगतान की प्राप्ति हो रही है। ओके, तो ये आप किधर दर्शाएंगे? ये आप दर्शाएंगे क्रेडिट अकाउंट। इसके विपरीत जब आप डेबिट अकाउंट की बात करेंगे, तो डेबिट अकाउंट में किसे दर्शाएंगे कि जब आप विदेशियों को भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, डेबिट में किसको दर्शाएंगे कि विदेशियों को क्या कर रहे हैं? विदेशियों को भुगतान कर रहे हैं। तो ये चीज आप किस में दर्शाएंगे? डेबिट अकाउंट में दर्शाएंगे या डेबिट वाले क्लासिफिकेशन में दिखाएंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है ना? इसी प्रकार से जैसे कि अब मैंने बोला कि एक देश क्या कर रहा है, दूसरे देश को निर्यात करता है ना? तो निर्यात करेगा, जैसे इंडिया ने किसी अन्य देश में कोई भी सामान एक्सपोर्ट किया, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा? विदेशियों से प्राप्ति होगी, है ना? तो जब विदेशियों से प्राप्ति होगी तो हम लोग इसको किस में दर्शाएंगे? क्रेडिट अकाउंट में दर्शाएंगे, या आप ये कह सकते हो जमा पक्ष में दर्शाएंगे। और इसी प्रकार से जैसे कि हमने क्या किया कि कोई इंपोर्ट वगैरह किया, तो उसके बदले में हमको विदेशियों को भुगतान करना पड़ेगा, तो उसको हम किधर दर्शाएंगे? डेबिट अकाउंट में दर्शाएंगे। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप सभी से कुछ और बातें चर्चा किया था। अच्छा, एक चीज और समझ के रखना है आपको कि ये जो डेबिट अकाउंट है और क्रेडिट अकाउंट है, उनके लिए प्लस माइनस का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो प्लस और माइनस की बात करें, यानी कि जमा पक्ष किसको दर्शाएगा या क्रेडिट किसको दर्शाएगा? ये प्लस को दर्शाएगा। ओके, और ये डेबिट किसको दर्शाएगा? माइनस को दर्शाएगा। अब देखो, अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें तो लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि
कुछ मदें, ठीक है, तो सिंपल सा इधर लिख दिया मदें, जो किसको दर्शाएंगी, ये दर्शाएंगी क्रेडिट को। क्रेडिट इट मींस प्लस, मदें जो क्रेडिट में प्रदर्शित होंगी। ध्यान से सुन लीजिएगा आज की क्लास को, और पूरा आपका ये क्या बीओपी क्लियर हो जाए। उसके बाद लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे इसकी चर्चा किया था कि जैसे कोई भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप वस्तु का निर्यात कर रहे हो, तो ये जो वस्तु का आप निर्यात करोगे इसके बदले क्या होगा, विदेशियों से आपको मिलेगा और वो क्रेडिट में मेंटेन करना पड़ेगा। फिर क्या, यातायात और यात्रा प्राप्तियां, यातायात व यात्रा प्राप्तियां, ठीक है। इसके अलावा क्या बताया था, इसके अलावा मैंने बताया था कि विदेशों में किए गए निवेश से प्राप्त आय, जैसे विदेश में जो निवेश किया गया है, विदेश में जो निवेश किया गया, विदेश में किया गया निवेश, ठीक है ना, विदेश में जो निवेश किया गया है, विदेश में किए गए निवेश से प्राप्त आय, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, जैसे कि विदेशियों से कोई उपहार मिल जाए, विदेश से प्राप्त उपहार, ठीक है ना, विदेश से प्राप्त उपहार, ये सबके सब किधर दर्शाए जाएंगे, क्रेडिट अकाउंट में, ठीक है ना। अगली चीज क्या, भारत में विदेशियों द्वारा किए गए विनियोग, तो इसको भी लिख लेते हैं, भारत में विदेशियों द्वारा किए गए विनियोग, ओके। अगली चीज क्या, कोई विदेशी सरकार या विदेशी संस्था से अगर कोई आर्थिक सहायता मिल रही है, विदेशी सरकार या संस्था से मिलने वाली आर्थिक सहायता, ठीक है, विदेशी सरकार या संस्था द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता। अब ये जितनी बातें मैंने इधर लिखा हुआ है, ये सबकी सब किधर प्रदर्शित की जाएंगी, ये क्रेडिट वाले अकाउंट में प्रदर्शित की जाएंगी। ये सारी चीजें क्या, क्रेडिट में प्रदर्शित की जाएंगी, ओके। चलो, आगे बात करते हैं। अ, अब आपको देखना है कि जो डेबिट अकाउंट में क्या क्या प्रदर्शित होगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसको डेबिट में प्रदर्शित करना है, वो क्रेडिट था। डेबिट में क्या क्या प्रदर्शित होगा, डेबिट मतलब क्या, माइनस, तो डेबिट वाली मदें, जैसे कि क्या करेगा, इंडिया हमारा अगर इंपोर्ट करता है, ठीक है, वस्तु का अगर आयात करता है तो उसके बदले क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, तो ये डेबिट में प्रदर्शित हो। इसी प्रकार से यातायात व यात्रा व्यय, यातायात व यात्रा व्यय, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, विदेशियों द्वारा किए गए विनियोग पे प्रदत्त आय, ठीक है, या विदेशियों को, अगला ले लो आप जो मेन है कि विदेशियों को दिया गया उपहार, विदेशियों को दिया गया उपहार। देखो जो आपने प्लस वाले में देखा ना, उसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए तो माइनस वाली सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे हमारे इंडिया ने क्या किया, भारत सरकार द्वारा या भारत द्वारा किसी अन्य देश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, भारत द्वारा क्या, किसी अन्य देश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, ये भी क्या, डेबिट में प्रदर्शित की जाएगी, ओके। हाँ, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब समस्या कहां पे आती है कि लास्ट क्लास में जो हम लोग बात करिए थे, वो किए थे ना कि जैसे कि मैंने बोला था कि जब आप बीओपी को मेंटेन करेंगे तो उसमें
डबल एंट्री बुक कीपिंग की बात आती है, लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि की बात आती है। इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी लेन देन को करेंगे तो उसके दो पहलू देखने को मिलेंगे। एक तो जमा पहलू, दूसरा नाम पहलू, है ना? इसका मतलब क्या, एक डेबिट में आपको दिखाना है, एक आपको किधर दिखाना है, क्रेडिट में दिखाना है। तो चलो इसके लिए इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल की बात करेंगे और एक छोटा सा आपको उसमें मैं बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप, जो मैंने बोला ना कि लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि क्या है, यही लास्ट क्लास में बात हुई थी। लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि क्या होती है? दोहरी प्रविष्टि, ठीक है। देखो, जैसे ध्यान से सुनिएगा, इंडिया ने यानी कि भारत ने क्या किया, को लिख देता हूं मैं। भारत ने क्या किया कि कुछ वस्तु का निर्यात किया। भारत ने किसी देश को निर्यात किया कुछ वस्तुओं का, ठीक है ना? और इस निर्यात के बदले जो पैसा मिल रहा है वो सपोज दैट कितना मिल रहा है, मैंने कहा चलो ये मिल रहा है 30 करोड़। 30 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, यानी जो निर्यात किया गया उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 30 करोड़ हो गई, ठीक है ना? तो अब ऐसे नहीं होगा, जब आप बीओपी को बनाएंगे तो उसमें ये चीज नहीं होगा कि इंडिया ने सामान भेजा और उधर से वो 30 करोड़ रुपए दे देंगे, ऐसे इसमें नहीं होता है। बीओपी में क्या होता है, क्योंकि इधर लेखांकन होता है, इधर सारी चीजें क्या मेंटेन की जाती हैं, ठीक है, लिखी। तो इसमें क्या, इस 30 करोड़ के बदले जिस देश को निर्यात किया है इंडिया ने, वो क्या करेगा, वो विनिमय विपत्र देगा, है ना? तो वो जो एक मान लीजिए कि विनिमय विपत्र देगा, एक आप इसे क्या बोलेंगे कि भुगतान का एक गारंटी युक्त आप कह सकते हो कि रसीद कह लो या कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो विनिमय विपत्र है, ये क्या होगा कि उस देश में जो भारत का कोई बैंक है, ठीक है, मैंने कहा कि ये जो 30 करोड़ रुपए का मिला, ये क्या मिला, विनिमय विपत्र, ओके। कितने का मिला, ये मिला है 30 करोड़ रुपए का, ठीक। अब क्या होगा, अब इसमें अगली कहानी ये होगी कि ये जो विनिमय विपत्र है, ये किधर जाएगा, ये जाएगा उस देश में स्थित, यानी कि जिस देश की हम लोग बात करें जिसमें हमने अपना सामान भेजा, ठीक है। अब चलो उदाहरण के लिए हमने किसी देश में यहाँ पे ले लिया जापान को, जापान को हमने भेजा है। तो विनिमय विपत्र क्या होगा, अब जापान में स्थित भारतीय बैंक की किसी शाखा में ये जाएगा, ठीक है ना? तो जापान में स्थित जो भारत का कोई बैंक का ब्रांच है, भारत के बैंक की शाखा में ये विनिमय विपत्र जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब आगे की कहानी कैसे होगी इसको समझिएगा। अब जब ये बैंक में गया, ये जो विनिमय विपत्र है, इसके बदले फिर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, फिर ये देखने को मिलेगा कि भारतीय निर्यातक द्वारा, यानी इंडिया से जिसने ये एक्सपोर्ट किया है, कहाँ पे, जापान में, ठीक है ना? तो एक तो हमने क्या ले लिया, इंडिया लिखा, और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, जापान लिखा। ध्यान से समझिएगा चीजों को, इंडिया लिख दिया और जापान लिख दिया, ठीक है। तो भारतीय निर्यातक द्वारा, यानी इंडिया के एक्सपोर्टर ने जो ये वस्तु भेजी हुई है, इसके द्वारा जापान में स्थित जो बैंक है, जापान में स्थित जो बैंक है, इंडिया का क्या ले लिया, हमने ले लिया निर्यातक। और जापान में हमने कहा कि कोई बैंक है, और वो बैंक कौन सी है, वो है भारत की बैंक, भारतीय बैंक, ठीक है ना, भारतीय बैंक की कोई ब्रांच है। तो इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ पे जो है क्या होगा कि एक प्रकार की अल्पकालिक पूंजी का अंतर प्रवाह होगा। पूंजी का अंतर प्रवाह से मतलब समझिएगा, पूंजी का अंतर प्रवाह, इसका मतलब ये है कि जो 30 करोड़ अमाउंट था,
30 करोड़ अमाउंट किधर जा रहा है? ये जा रहा है निर्यातक से, ठीक है ना, निर्यातक से बैंक की ओर। पूंजी का अंतर प्रवाह क्या? 30 करोड़ रुपए। ये 30 करोड़ रुपए किधर जा रहा है? निर्यातक से बैंक की ओर जा रहा है ना, निर्यातक से बैंक की ओर ये गया। अब आगे इसमें क्या समझने वाली बात है? आगे समझने वाली बात यह है कि अब ऐसी स्थिति में भारत की, ठीक है ना, भारत की जो जापान है ना, तो भारत की जापान से क्या बढ़ गई है? लेनदारी बढ़ गई है। लेनदारी क्या हो गई? बढ़ गई। लेनदारी बढ़ गई। तो अब ये जो 30 करोड़ रुपए है, ठीक है, ऐसी स्थिति में अब ये जो 30 करोड़ रुपए है, ये किधर प्रदर्शित किया जाएगा? ये 30 करोड़ रुपए प्रदर्शित किया जाएगा किधर? डेबिट अकाउंट में। ये किधर प्रदर्शित किया जाएगा? डेबिट अकाउंट। यही बात आपको समझनी है। आप यहाँ पे कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं? आप कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि हमने सामान भेजा, उसके बदले हमको क्या? पैसा मिला। तो उसके बदले जो हमको पैसा मिला, तो फिर वो क्रेडिटेड में आना चाहिए ना, वो डेबिटेड में क्यों गया? लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो पैसा आपको मिला है, कहीं ना कहीं उसको आप खर्च करेंगे ही करेंगे, और बीओपी को आपको संतुलित दिखाना है, ठीक है। और भी रीजन है, समझिए। जैसे कि अगर आप इसका बीओपी बनाना चाहें, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो इसमें चलो हमने अमाउंट वगैरह ले लिया, हमने दो अकाउंट बनाए। एक को आपने क्या बोला? क्रेडिट, क्रेडिट हो गया, और दूसरा क्या हो गया? डेबिट, ठीक है। क्रेडिट को दर्शाया जाता है प्लस से और डेबिट को माइनस। पहली स्थिति हमने क्या बोला कि हमने क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है, वस्तु का निर्यात किया है। वस्तु का क्या किया है? निर्यात किया है। वस्तु का निर्यात किया तो आप सभी ने अगर लास्ट क्लास देखी होगी तो वहां से बेसिक से समझ सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं किसकी? करेंट अकाउंट की, करेंट अकाउंट की, ठीक है, करेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। वस्तु का हमने निर्यात किया, उसके बदले हमको क्या? पैसा मिला। उसके बदले हमको क्या? पैसा मिला। तो वो किधर को ऐड करना है? वो हम ऐड करेंगे अभी, क्योंकि हमने वस्तु का निर्यात किया है। तो वो 30 करोड़ रुपए जो हमको मिला है, उसको हमने क्या किया? क्रेडिट में ऐड कर दिया। अभी डेबिट में हम कुछ नहीं करेंगे। ये आपने क्या? करेंट अकाउंट में दर्शा दिया कि हमने एक्सपोर्ट किया और उसके बदले हमको 30 करोड़ रुपए मिले। अब दूसरा अकाउंट भी आपको दर्शाना पड़ेगा, है ना? दूसरा अकाउंट भी दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो 30 करोड़ की वैल्यू दिखाया है, ये करंट अकाउंट में दिखाया है, इसलिए दिखाया है क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे देखिए, मैंने कहा ये पूंजी का फ्लो, ये कैपिटल का क्या फ्लो हो रहा है? किधर से हो रहा है? निर्यातक से बैंक की ओर हो रहा है, ठीक है ना? निर्यातक से क्या? बैंक की ओर हो रहा है। तो इसको कैसे समझेंगे? वेट, क्या हो गया? हम्म, तो अब क्या करेंगे? अगली बात, अगला काम ये करना है कि अब आपको एक पूंजी खाते में भी दिखाना पड़ेगा, यानी कि कैपिटल अकाउंट में भी दिखाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाएंगे? जो पूंजी का प्रवाह हो रहा है, पूंजी प्रवाह। पूंजी का प्रवाह आप किस में दिखाएंगे? ये आपको दिखाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना? और लास्ट एग्जांपल में आप देखें तो आपको मैंने बताया ना कि पूंजी का प्रवाह जो हो रहा है, पूंजी का प्रवाह हो रहा है, वो किधर हो रहा है? वो निर्यातक से बैंक की ओर हो रहा है। यहाँ पे देखें अगर लास्ट स्लाइड में, तो ये क्या? निर्यातक से बैंक की ओर हो रहा है। सो इसको हम लोग किधर दर्शाएंगे? ये हमारा डेबिटेड हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे तो कुछ नहीं दर्शाएंगे, पूंजी का प्रवाह इधर कुछ नहीं, और इधर हमको क्या दर्शाना पड़ेगा? 30 करोड़ रुपए हम लोग इधर दर्शाएंगे। ये भी करोड़ में है और ये भी करोड़ में है। अब जब आपका बीओपी मेंटेन करेंगे, तो इधर भी आप देखेंगे कि ये 30 है और इधर भी ये क्या देखेंगे? 30 है। तो इस तरीके से बीओपी बनाया जाता है।
और ये आप सभी लोग जानते भी होंगे कि भुगतान संतुलन को हमेशा संतुलन की स्थिति में दिखाया जाता है ना? भुगतान संतुलन को हमेशा संतुलन की स्थिति में दिखाया जाएगा और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यवहार की व्यवहार का मतलब क्या? आर्थिक व्यवहार। आर्थिक व्यवहार का मतलब क्या? लेन-देन। तो प्रत्येक व्यवहार की एक साथ 2 प्रविष्टियां होंगी। यानी 2 प्रविष्टियों का मतलब क्या? 2 जगह आपको ये दिखाना पड़ेगा। एक तो आप दिखाएंगे, एक तो आपने दिखा दिया जमा पक्ष में और दूसरा आपने क्या दिखा दिया? नाम पक्ष में। और यहाँ पे एक शर्त आपको ये भी समझनी है कि ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। क्रेडिट और डेबिट ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग की बात करें, यानी लेखांकन के दृष्टिकोण से बात करें, लेखांकन की दृष्टि से लेखांकन की दृष्टि से बात करें अगर हम लोग, तो बीओपी जो होता है, बीओपी क्या होगा? सदैव संतुलित होता है। सदैव संतुलित होता है। लेखांकन के दृष्टिकोण से भुगतान संतुलन क्या होगा? सदैव संतुलित होता है। लेकिन व्यवहारिक में ऐसा नहीं होता है। ये तो लेखांकन के दृष्टिकोण से हम लोगों ने बात किया। व्यवहारिक दृष्टिकोण में देखेंगे तो भुगतान संतुलन कैसा होता है? असंतुलित होता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्लास की बात करें तो उधर मैंने और भी चर्चा किया था, जैसे कि स्ट्रक्चर वगैरह की बात किया था, है ना? जो स्ट्रक्चर थे बीओपी के बारे में उसकी बात किया था। उसमें मैंने बताया था कि जब आप बीओपी की बात करते हैं तो बीओपी में प्रमुख रूप से आपको 4 पार्ट डिवाइड करने होते हैं। ठीक। एक इसमें आपका क्या हो जाता है? एक आपका हो जाता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट हो गया। दूसरा फिर क्या बताया था? दूसरा हो जाता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीसरा क्या हो जाता था? जो अशुद्धियां वगैरह होती थी, यानी कि नेट एरर, नेट एरर वगैरह। और फोर्थ मैंने क्या बताया था कि जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, इट मींस आप इसको कह सकते हो विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन वगैरह, तो इसको आप फॉरेक्स ले सकते हो। तो ये ओवरऑल देखो 4 पार्ट बीओपी के होते हैं। अब दृश्य अकाउंट की बात करें तो वो भी मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में उसकी डिटेल में चर्चा किया था कि विजुअल अकाउंट क्या होता है। और उसी विजुअल अकाउंट से रिलेटेड मैंने एक बात और किया था लास्ट क्लास में। वो बात मैंने क्या किया था? बीओटी, व्यापार संतुलन की बात किया था। और ये भी आप सभी से चर्चा किया था कि समझ के रखिएगा कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है। व्यापार संतुलन में हम लोग किसकी बात करते हैं? वस्तुओं के आयात और निर्यात की बात करते हैं, ठीक है ना? और इसमें जैसे कि अगर वस्तु को लेकर के हम लोग चलें, वस्तु को लेकर के चलें, तो अगर देखो एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, 3 स्थितियां होंगी, या एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, और फिर अगली स्थिति क्या होगी? एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। इन तीनों स्थितियों में क्या होगा इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो जब हमारे निर्यात अधिक होंगे आयात की तुलना में, निर्यात अधिक हो रहे हैं आयात की तुलना में, तो ये किस स्थिति को दर्शाएगा? ये दर्शाएगा कि यहाँ पे जो हमारा व्यापार शेष है उसमें आधिक्य है, ठीक है ना? तो ये किसको दर्शाएगा? व्यापार शेष क्या है हमारा? आधिक्य की स्थिति में है, सरप्लस की स्थिति में है, यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट को दिखा रहा है। अगर हमारे एक्सपोर्ट कम हो गए और इंपोर्ट बढ़ गए तो ये किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा कि हमारा जो व्यापार शेष है, व्यापार शेष हमारा किसमें है? घाटे में है, ठीक है ना? और ये किसको दर्शाएगा? जब दोनों बराबर हो तो ये व्यापार संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। ये 3 स्थितियां आप सभी लोग जानते होंगे, है ना? ये बातें आप सभी को क्लियर होंगी, ठीक है ना? तो व्यापार खाते का देखो अगर ये आधिक्य है तो इसे आप बोलेंगे कि यह अनुकूल व्यापार शेष है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुकूल व्यापार शेष, ओके। इसी प्रकार से अगर व्यापार शेष जो है वो घाटे में है तो इसे आप बोलेंगे कि यह क्या है? ये प्रतिकूल व्यापार शेष है।
प्रतिकूल व्यापार शेष, यानी ये अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने इनविजिबल अकाउंट की भी बात किया था। वैसे ये सभी की सभी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, मोस्टली कर लिया था। ओके, अब आगे बात करते हैं इस सेशन में, आगे अब बात करते हैं। देखो लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उधर से विजिबल, इनविजिबल, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि विजिबल में किसे रखेंगे, इनविजिबल में किसे रखेंगे। अब देखो एक बहुत बड़ी समस्या आती है इंडिया के बारे में, आप सभी ने पढ़ा होगा करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करेंगे, और उसके बाद फिर इसी के साथ फिर ये भी देखेंगे ना कि भुगतान संतुलन में जो असंतुलन देखने को मिलता है वो क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, तो उसकी भी ओवरऑल हम लोग क्या चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए अभी हम लोग देखेंगे बैलेंस इन करंट अकाउंट, बैलेंस इन करेंट अकाउंट, ठीक है। और आ, हाँ, चलो आगे जो भी बातें आएंगी करते रहेंगे। तो बैलेंस इन करेंट अकाउंट की बात करेंगे तो इसमें मैंने बोला कि इसके भी क्या दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है दृश्य वाला शेष, जिसे आप क्या विजिबल, विजिबल से समझते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ विजिबल्स, एक विजिबल अकाउंट हो जाता है इसमें, और दूसरा क्या हो जाता है, इनविजिबल अकाउंट हो जाता है, इनविजिबल अकाउंट। एक दृश्य खाता है, दूसरा क्या अदृश्य खाता है, और यही दृश्य वाला क्या होता है आपका बीओटी होता है, ठीक है ना। अब चलो बात करते हैं हम लोग दृश्य अथवा व्यापार शेष की, है ना, यानी जो विजुअल अकाउंट है इसी को टारगेट पे लेकर के चलते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ विजुअल या बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने बोला कि आपको देखना है, एक तो निर्यात का मूल्य देखना है और आयात का मूल्य देखना है। और फिर मैंने लास्ट स्लाइड की बात करें तो इधर मैंने बताया ना कि अगर जो है निर्यात अधिक है और आयात कम है तो ये व्यापार शेष अधिक को दर्शाएगा या ट्रेड सरप्लस को दर्शाएगा, अनुकूल स्थिति होगी। अगर क्या हमारे निर्यात कम है और आयात ज्यादा है तो ये व्यापार शेष घाटे को दिखाएगा, इट मींस ये ट्रेड डेफिसिट को दिखाएगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो व्यापार संतुलन, इट मींस ट्रेड इक्विलिब्रियम को दिखाएगा। इतनी बात आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बात करते हैं कि ये जो हमारा करंट अकाउंट है ना, जो हमारा करंट अकाउंट है, इसमें आप सभी प्रायः सुनते होंगे सीएडी के बारे में। किसके बारे में? सीएडी के बारे में। क्या? करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। इसे क्या बोलेंगे? चालू खाते का घाटा, चालू खाते का घाटा, घाटा नहीं भाई, घाटा। चलो चालू खाते का क्या हो गया? घाटा हो गया, ठीक है ना। अब चालू खाते के घाटे की चलो बात करते हैं। एक बात तो समझ गए होंगे कि चालू खाते का घाटा कैसे उत्पन्न होगा, किस तरीके से उत्पन्न होगा, ये ओवरऑल आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि जब हमारा बीओटी जो है ना। अच्छा एक दो लाइन और बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग ने बात किया बीओटी की, इट मीन्स व्यापार संतुलन की। तो भारत की स्थिति में अगर हम बात करें, यानी कि इंडिया का, है ना, तो भारत का बीओटी जो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो सदैव ऋणात्मक रहा है। सदैव कैसा रहा है? ऋणात्मक रहा है। ये बात क्लियर हो गई आपको? यानी हमेशा से हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो कम हैं और हमारे इंपोर्ट क्या हैं? ज्यादा हैं। इसको भी लिख दूं? चलो, मैंने बोला कि बीओटी जो है हमारे इंडिया का वो क्या है? सदैव ऋणात्मक है, सदैव ऋणात्मक रहा है। इससे आपने क्या समझा? इससे आपने समझा कि ये सदैव ऋणात्मक रहा है, मतलब कि हमारे जो एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट, तभी तो ये क्या रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। यानी हम लोग क्या आयात ज्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? व्यापार का घाटा होता है, व्यापार का घाटा होता है, ठीक है।
और ये व्यापार का घाटा जो भी होगा आप समझ चुके होंगे, जैसे मैंने बताया ना कि करंट अकाउंट में दो पार्ट, एक विजिबल और एक इनविजिबल, ठीक है ना। अब विजिबल में क्या, बीओटी, बीओटी को मैंने बोला कि ये सदैव घाटे में रहता है, ठीक है। और इसी को मिला जुला करके जो आपका करंट अकाउंट है उसमें भी लगातार क्या घाटा देखने को मिलता है, ठीक है ना, उसमें भी लगातार घाटा देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम क्या आ गई, करंट अकाउंट डेफिसिट वाली प्रॉब्लम क्या आ गई, करंट अकाउंट डेफिसिट। ये क्या, चालू खाते का जो घाटा है। और इंडिया में दो घाटे बहुत ही समस्या को बढ़ाए हुए हैं, वो कौन कौन से, इन्हें ट्विन डेफिसिट भी कहा जाता है, ये सवाल पूछ चुका है। करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि सीएडी की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, सीएडी की बात करें, इससे पहले साइड में एक चीज और समझिएगा कि इंडिया में, इसको चलो अगले स्लाइड पे बता दें, क्योंकि अभी इधर हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, ट्विन डेफिसिट की बात करते हैं, ट्विन डेफिसिट। और ये ट्विन डेफिसिट परीक्षाओं में इधर से सवाल पूछा जा चुका है। तो जुड़वा घाटा इसे बोलते हैं। इसमें एक तो होता है सीएडी, इट मींस करंट अकाउंट डेफिसिट, और दूसरा होता है क्या, फिस्कल डेफिसिट। तो ये चीज भी आप लोग क्या याद रखना कि ट्विन डेफिसिट किसको बोला जाता है। इंडिया में ये क्या है, ये एक बिग प्रॉब्लम के रूप में है, बिग प्रॉब्लम। ये ट्विन डेफिसिट एक बड़ी समस्या है, ठीक है ना। अब आ जाओ करंट अकाउंट डेफिसिट पे आते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट जब आप देखते हो ना, तो इसमें सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि कितना होना चाहिए, कितना करंट अकाउंट डेफिसिट रहे हमारे जीडीपी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग, कि हम लोग बोलें कि इतना तो चलेगा, है ना। तो इसके बारे में देखो बात करें, तो एक कमेटी बनी थी, रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी ने क्या बोला कि जो हमारा सीएडी होना चाहिए, इट मींस करंट अकाउंट डेफिसिट होना चाहिए। तो रंगराजन कमेटी ने क्या बोला, अच्छा रंगराजन कमेटी 1993, थोड़ा ये भी याद रखना आप, 1993 की बात है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सीएडी है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए जीडीपी का, ओवरऑल जो हमारा जीडीपी का है, तो जीडीपी का क्या होना चाहिए, 2% तक अगर रहे तो ये चलेगा। रंगराजन कमेटी ने बोला कि अगर जीडीपी का 2% तक है करंट अकाउंट डेफिसिट तो चलेगा, इसमें ज्यादा फिर प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ओके। उसके बाद और लोगों ने क्या बोला उसकी भी चर्चा करूंगा थोड़ा सा मैं, हाँ अब सही है, ताकि स्लाइड में ज्यादातर चीजें आपको दिखाई पड़ती रहें, मैं थोड़ा छोटा भी दिखूंगा तो चलेगा, ठीक है ना। तो रंगराजन कमेटी ने क्या बोला कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जीडीपी का अगर 2% है तो चलेगा। उसके बाद फिर क्या, आरबीआई आती है ना, और आरबीआई का क्या मानना है, ये तो रंगराजन कमेटी का हो गया, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर के सीएडी के बारे में आरबीआई का क्या कहना है। आरबीआई कहती है करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में कि अगर ये जीडीपी का अगर ये 2.5 से 3% तक भी है, यानी 2.5 से लेकर के 3% भी है तो भी ये चलेगा। ये आरबीआई का टारगेट है, आरबीआई का आप टारगेट कहो या आरबीआई का जो भी वक्तव्य है उसको आप कह सकते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हमारा जीडीपी का 2.5 से लेकर के 3% भी है तो भी ये चलेगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आरबीआई ने बोला, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या, एक और कमेटी ने सुझाव दिया इस बारे में, कमेटी क्या, स्पेशली वाईबी रेड्डी ने बोला इस बारे में, ठीक है, वाईबी रेड्डी, इन सभी नामों से आप लोग परिचित होंगे क्योंकि ये वो नाम है, जैसे वाईबी रेड्डी को ले लें आप, रंगराजन को ले लें, ये वो नाम है जो आरबीआई से लगातार जुड़े रहे। तो वाईबी रेड्डी ने क्या बोला कि अगर हम सीएडी को, जो आरबीआई बोलता है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हम 2.5 से लेकर के 3% का टारगेट बना करके चल रहे हैं तो ये हमारे इंडिया के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन समस्या क्या आई
इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो जाए, कोई बाहरी संकट आ जाए, बाहरी संकट आ जाए। अगर कोई बाहरी संकट आ जाएगा, तो अभी जो आरबीआई बोलता है कि सीएडी 2.5 से 3% पे है और ये चलेगा, तो इनका कहना था कि अगर कोई बाहरी संकट आएगा तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ करके क्या हो जाएगा, 4 से 5% तक भी पहुंच सकता है। और ये जो परसेंटेज की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, 4 to 5% ऑफ टोटल जीडीपी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? टोटल जीडीपी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई बाहरी संकट आता है तो ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, 4 से 5% हो जाएगा और ये काफी समस्या वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या सुझाव दिया, वाईबी रेड्डी ने इस बारे में सुझाव दिया कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, चालू खाता जो घाटा है, इसको इंडिया में क्या करना चाहिए, इसको भारत में क्या करना चाहिए, भारत में इसको 0% पे लेकर के आना चाहिए या 0% का टारगेट बनाना चाहिए कि 0% हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहे। ठीक है, अब ये तो चलो इन लोगों ने बोला। उसके बाद थोड़ा सा अगर इसके करंट सिनेरियो की बात करेंगे, ठीक है ना, करंट सिनेरियो की बात करेंगे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना रहा है अभी रिसेंट में। तो 2 ईयर का इसमें आपको बता दे रहा हूं। एक तो मैंने बोला कि 2020-21 में, 2020-21 में जो हमारा सीएडी था, करंट अकाउंट डेफिसिट था, ये 3.0% ऑफ जीडीपी था। इट मीन्स टोटल जीडीपी। ओके, इसी प्रकार से जो टारगेट, जो अगला डेटा है वो है 2022-23, 22-23 के लिए जो डेटा है, उसमें ऐसा अनुमान है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितना रहेगा, 3.3% के आसपास रहेगा, 3.3% ऑफ जीडीपी। तो ऐसी बात आपको किधर से जानने को मिल जाती है, ये जो डेटा आपको जानने को मिलेगा, ये आर्थिक सर्वेक्षण में आपको जानने को मिल जाता है। ठीक है ना, आर्थिक सर्वेक्षण में आपको ये जानकारी मिल जाती है। ओके, चलो, इतनी बातें हो गई है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट समझ में आ गया? किसी को अभी करंट अकाउंट डेफिसिट में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। करंट अकाउंट डेफिसिट में किसी का कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात ना क्लियर हुई हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तो बीओपी में और भी चीजें बाकी हैं जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, है ना, इसमें आप समझ गए। करंट अकाउंट की जब आप बात करोगे उसमें दो अकाउंट हो जाएंगे, एक विजुअल होगा, दूसरा इनविजुअल होगा। विजुअल जिसमें हम लोग बीओटी की बात करते हैं। बीओटी में क्या देखेंगे, दृश्य वस्तुओं को लेंगे, व्यापारिक वस्तुओं को लेंगे, ठीक है ना। और इनविजिबल में क्या लेते हैं, उसमें इनविजिबल अकाउंट में क्या हम लोग सेवाएं वगैरह भी लेते हैं, तो वो थोड़ा सा व्यापक अवधारणा हो जाती है ना। और फिर मैंने बीओटी वगैरह को लेकर के बताया कि हमेशा से ऋणात्मक रहा है और बीओटी के ऋणात्मक होने की वजह से ही जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगातार बढ़ा रहता है। फिर फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि ट्विन डेफिसिट क्या होता है, जुड़वा घाटा किसे बोलते हैं। तो एक तो सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट, और दूसरा मैंने क्या बोला, फिस्कल डेफिसिट। और ये ट्विन डेफिसिट के नाम से जाने जाते हैं और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही समस्या वाले या समस्या कुल मिला के पैदा करते हैं। ये आप समझ चुके होंगे इतनी बातें, ठीक है ना। तो अभी करंट अकाउंट डेफिसिट में क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? किसी का कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा, क्योंकि आज बीओपी आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर आपको बीओपी कभी पढ़ना ना पड़े। ठीक है, बाउंस तो नहीं जा रही हैं चीजें। बीओपी थोड़ा सा देखो उलझाऊ टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जितने आसान से आसान भाषा में मैं आपको पढ़ा सकूं वो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ओवरऑल अच्छा, लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर वगैरह जो इसका था वो मैंने आप सभी के साथ चर्चा कर ही दिया था, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है ना। एनीवन, किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आगे बढ़ा जाए अब। चलो,
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी चीजें क्या समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, सारी चीजें आप क्या समझ रहे हैं। अब देखो बीओपी के बारे में मोटा मोटा आपको आइडिया मिल गया है। मोटा मोटा आइडिया की बात करें अगर, तो अब आप ये समझ चुके हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। दो अकाउंट इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में भी देखो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसकी भी बात हम लोगों ने कर लिया। ओके, अब देखो बीओपी में असंतुलन जो होता है, बीओपी में असंतुलन जो होता है, कैसे ये असंतुलित होगा इसकी बात करेंगे। क्योंकि देखो लेखांकन की दृष्टिकोण से मैंने बोला ना कि लेखांकन की दृष्टिकोण से बीओपी सदैव संतुलित होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो अगली चीज क्या देखेंगे कि जो हमारा भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन का असंतुलित होना, कैसे ये असंतुलित होगा, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, फिर इस असंतुलन को दूर करने के उपाय के भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो असंतुलन होता है वो इंडिया को अगर हम लोग लेकर के बात करते हैं, तो इसमें जो असंतुलन होगा वो ज्यादातर क्या करेंट अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो एक चीज आप ये समझिएगा कि जो इसमें असंतुलन होगा वो करेंट अकाउंट से रिलेटेड होगा, करेंट अकाउंट से संबंधित होता है। क्योंकि उसी में देखो बीओटी हमेशा क्या हमारा ऋणात्मक रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा क्या हमारा ऋणात्मक रहा है ना। तो इसमें हम लोग करंट अकाउंट को लेकर के बात करेंगे, है ना। अब ये देखेंगे कि क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से ये असंतुलित होता है, कौन कौन से वो कारण हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक कारण के रूप में आप इसमें ले सकते हैं कि विकासजन्य इम्बैलेंसेस जो विकास की वजह से हो रहे हैं, विकासजन्य, ठीक है, विकासजन्य असंतुलन। ये कैसे होगा, ये लिख दे रहा हूं और साथ में बोल दे रहा हूं, समझ लेना आप। जैसे जो विकासशील देश हैं, जैसे हमारे इंडिया को ही ले लो आप। अब क्या यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में होने वाले क्या होते हैं, विकासात्मक व्यय, यानी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाएंगे तो लोगों की मौद्रिक आय बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने के साथ साथ जो एग्रीगेट डिमांड होती है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगी, और इन सब के साथ साथ प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है। तो इन सब वजह से देखो एक चीज समझना, विकासजन्य असंतुलन की अगर बात करते हैं तो इसमें मैंने मेन बात बोली ना कि जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, इधर क्या होता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, विकासात्मक व्यय। अब जब डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, विकास करने के लिए व्यय अधिक मात्रा में किए जाएंगे, तो ओवरऑल देखो क्या होगा, लोगों की मौद्रिक आय बढ़ेगी, लिख देता हूं, है ना। लोगों की क्या मौद्रिक आय बढ़ गई, मौद्रिक आय बढ़ गई तो उसको वो कहीं ना कहीं खर्च भी करेंगे। अच्छा, मौद्रिक आय बढ़ने के साथ उनकी क्या क्रय शक्ति भी बढ़ जाती है। भाई जब आपके पास पैसा आएगा तो आप खरीदने में किसी भी वस्तु या सेवा के लिए सक्षम हो जाएंगे, तो आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ गई। इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। अब जब आप खरीदेंगे तो मार्केट में इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होगी, प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है। ये चीजें आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझी होंगी। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इस डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की वजह से जो आयात उपभोग है ना, जो हमारे इंपोर्ट हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आयात उपभोग हमारे क्या बढ़ गए। ठीक है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इस डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की वजह से आयात ओवरऑल क्या बढ़ जाते हैं। जब आयात बढ़ गए तो आपने देख लिया कि हमारे निर्यात कम है और आयात हमारे बढ़ गए, तो समस्या आ गई ना, बीओटी हमारा कैसा ऋणात्मक हो गया। क्लियर है ना। ये हो गया विकासजन्य असंतुलन की बात हमने किया। और भी क्या क्या वजह होते हैं, ठीक है ना, और क्या क्या वजह हो सकती हैं, कब हमारा बीओपी असंतुलित हो सकता है उसकी बात करेंगे। और इसमें जैसे कि हाँ, और इसमें हो सकता है जैसे कि चक्रीय असंस्थिति की, यानी चक्रीय असंतुलन की बात करेंगे, है ना।
तो व्यापार का चक्रीय परिवर्तन इसमें मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? जब अवसाद की स्थिति होती है, अवसाद की स्थिति होती है, अवसाद की स्थिति में क्या होता है? अवसाद की स्थिति में क्या विश्व व्यापार में कमी आती है। अवसाद की स्थिति में आप सभी जानते हैं कि विश्व व्यापार में कमी आएगी, विश्व व्यापार में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं अगर समृद्धि की स्थिति होती है, समृद्धि की स्थिति, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में जो विश्व व्यापार है, विश्व व्यापार में क्या देखने को मिलता है? वृद्धि देखने को मिलती है ना? समृद्धि की स्थिति में विश्व व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई भी देश में या किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में अगर समृद्धि वाली स्थिति है, समृद्धि वाली स्थिति है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे निर्यात की अपेक्षा में अगर समृद्धि वाली स्थिति है, तो वहां पे निर्यात की अपेक्षा में आयात की वृद्धि ज्यादा तेजी से होगी। तो आयात की वृद्धि क्या होगी? आयात की वृद्धि तेज होगी। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि जो इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है वो कर रहा है आयात, इंपोर्ट। जितने ज्यादा हमारे इंपोर्ट बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या बीओटी ऋणात्मक में जाएगा और उतना ज्यादा हमारा बीओपी असंतुलित होगा। ठीक है ना? उतना ज्यादा हमारा क्या बीओपी असंतुलित होगा। ओके, चलो, तो ये सब वजह है जिनकी वजह से देखो इसमें क्या असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। और भी तमाम वजह है, लेकिन आप समझने के लिए इतनी चीजों से समझ सकते हैं। अब समस्या ये नहीं है कि बीओपी में असंतुलन कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी बेसिक यही है कि हमारा बीओटी अगर ऋणात्मक है तो हमारा बीओपी असंतुलित रहेगा। एक लाइन ये भी लिख देता हूं ताकि आप याद रखें। जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जब ये हमारा ऋणात्मक रहेगा, जब ये हमारा ऋणात्मक रहेगा, तो इसका प्रभाव क्या मिलेगा कि जो हमारा बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो कैसा रहेगा? वो हमारा असंतुलित रहेगा। ओके, हमारा बीओपी कैसा हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना? अब देखो यहां पे बात ये आती है कि अब हमारा जो भुगतान संतुलन है असंतुलित हो गया। इट मीन्स आप इसे क्या कहोगे कि ये प्रतिकूल हो गया। ये क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया। अगर संतुलित रहता तो अनुकूल रहता, असंतुलित है तो प्रतिकूल हो गया। ठीक है ना? तो अब ये जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन है, इस प्रतिकूल भुगतान संतुलन को कैसे जो है ठीक करेंगे? कैसे इस प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करेंगे? तो अगर आप लिख रहे हैं तो हेडिंग एक बना सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन जो होता है कि असंतुलन को दूर करने के उपाय, असंतुलन को दूर करने के उपाय। क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिनकी सहायता से आप जो है इसको दूर कर सकते हैं? ठीक है, तो उन सभी पे हम लोग क्या बात करेंगे, उन सभी पे हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, उससे आप और आसानी से और बेहतर तरीके से क्या समझ जाएंगे। उस स्ट्रक्चर से आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे जो है ठीक कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर बनाऊं उससे पहले कुछ पॉइंट वाइज चीजें भी लिख दे रहा हूं। वो पॉइंट वाइज चीजें आप लोग भी क्या करें, नोट करना चाहें तो नोट कर लें। एक बार आप लोग का कमेंट चेक कर लेता हूं। एनी प्रॉब्लम? चलो, एवरीथिंग इज क्लियर ना? कुछ लोग देखो क्लास छोड़ के भागने लगे क्योंकि उनको लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रहे हैं। बीओपी देखो थोड़ा उलझाऊ है, लेकिन अगर आप अच्छे से बीओपी को 2 घंटे, अभी अभी तो लगभग 1 घंटे के आसपास अभी लगेगा टाइम, और इतना अगर आप टाइम दे लेते हैं तो मेरा अनुमान ये है कि बीओपी में आपसे कोई गलती नहीं होगी। बस लास्ट क्लास जो हुई थी उसको आपने अच्छे से देखा हो और आज की क्लास को आप अच्छे से देख लें, तो बीओपी से लेकर के डिवैल्यूएशन तक पूरा आपका मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना? तो अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा बीओपी है, बीओपी के जो असंतुलन, बीओपी में जो असंतुलन हो रहा है, तो असंतुलन को ठीक करने के उपाय, ठीक करने के उपाय।
एनीवन, अगर किसी को कोई उपाय पता हो तो बताइएगा। बस आपको अवमूल्यन नहीं बताना है, क्योंकि अवमूल्यन तो पहले से ही चर्चा में चल रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से कोई लोग एक दो उपाय बताएंगे कि कैसे बीओपी जो हमारा असंतुलित है। ठीक है, अच्छी बात है कि आप क्लास में हैं। तो किसी को पता हो तो बताइएगा कि ये जो हमारा बीओपी असंतुलन की स्थिति में है, उसको कैसे हम लोग संतुलित करेंगे। एनीवन? निर्यात को बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा। और इंपोर्ट को कम करेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। हमने क्या किया, इंपोर्ट को अपने कम करना है, निर्यात को बढ़ाना है। इसको आप ऐसे कह सकते हो ना, अ, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन की नीति। ठीक है ना। चलो, इंपोर्ट को कम किया, आयात पे टैक्स कर लगाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। स्वदेशी गुड का यूज करेंगे। टेक्निकली अगर आप बात करेंगे तो ये उतना बेहतर उपाय नहीं रहेगा। ठीक है, इंपोर्ट को कम करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो भी आपको पता था आपने जवाब दिया। चलो, अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। आईएमएफ से लोन लेना भी एक तरीका है, बिल्कुल सही बात। आईएमएफ से लोन लेना भी एक तरीका है, और इसमें देखो, हाँ, मौद्रिक नीति के द्वारा भी होता है। ठीक है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी मैंने आपको बताया ना, कि जो हमारा चालू खाते का घाटा है, उसको कैसे हम लोग कम करेंगे, उस पे भी बात करेंगे। ठीक है ना। डंपिंग करेंगे। चलो अच्छा, डिटेल में अभी हम लोग बात कर लेते हैं, वो आप सभी लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर और डिस्कशन करते हैं। तो देखो, एक तो मैंने कहा कि अगर भुगतान शेष हमारा संतुलन की स्थिति में है और इसको हमको ठीक करना है, तो क्या क्या उपाय होंगे। कुछ चीजों को मैं इधर क्या लिख दे रहा हूं। मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन। दूसरी चीज मैंने क्या लिखा, विनिमय नियंत्रण, विनिमय नियंत्रण। इसकी तो अलग से ही आपकी क्लास होगी। पीओपी के बाद हम लोग एक्सचेंज रेट को ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगली चीज क्या है, अवमूल्यन। अवमूल्यन को तो आज ही कंप्लीट करना है, अपने टारगेट में है कि डिवैल्यूएशन की कहानी आज खत्म करेंगे। विनिमय मूल्य ह्रास है। अब ये इतने पॉइंट मैं इसलिए आप सभी को लिख दे रहा हूं या लिखवा दे रहा हूं, कि अगर मान लीजिए कोई एमसीक्यू ऐसा आ जाए कि पूछ ले कि निम्न में से कौन से उपाय के द्वारा आप बीओपी के असंतुलन को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो अगर ये सभी पॉइंट आप लोग पढ़े रहेंगे तो आप इसका जवाब क्या देंगे, सही देंगे। और सभी पॉइंट नहीं पढ़े रहेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप इसका जवाब क्या देंगे, गलत देंगे। ठीक है, ये पॉइंट वाइज चीजें लिख दे रहा हूं, उसके बाद इसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, व्यय में कमी की नीति हो गया, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम हो गया, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम। और क्या बच रहा है, एक विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करना, ये भी जो है ध्यान रखिएगा। विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन, ये तो पॉइंट वाइज चीजें मैंने आप सभी को दिखा दिया। ठीक है, पॉइंट वाइज चीजें मैंने आप सभी को दिखा दिया। तो अब देखो, इसको अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर बना के प्रस्तुत करें, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रस्तुत करें, तो उसको कैसे समझेंगे। एक स्ट्रक्चर बनाता हूं इसका। स्ट्रक्चर बनाया कि जो है कैसे जो है, या कौन कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से बीओपी के असंतुलन को हम लोग क्या दूर कर सकते हैं। तो उपाय लिख दिया सिंपली। अब उपाय से आप समझ लेना कि बीओपी के असंतुलन को दूर करने के उपाय की बात हम लोग इधर कर रहे हैं। एक तो देखो होता है स्वतः या स्वायत्त समायोजक उपाय, स्वायत्त समायोजक उपाय या स्वतः समायोजक उपाय।
दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, जानबूझकर उठाए गए कदम, जानबूझकर उठाए गए कदम। ओके, इतनी बात हो गई है ना। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं, देखो ये स्वतः या समायोजक उपाय, इसमें क्या होता है, इसमें एक तो होता है कि स्वर्ण प्रवाह समायोजन, स्वर्ण प्रवाह समायोजन पूरा लिख लेता हूं, उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी इनकी भी चर्चा कर लेंगे हम। उसके बाद दूसरा क्या, मूल्य समायोजन, मूल्य समायोजन। तीसरी चीज क्या, ब्याज दर समायोजन, ब्याज दर समायोजन। इतना हो गया। अब ये जो अपना जानबूझकर कदम उठाया जाएगा, ठीक है, तो ये जो जानबूझकर कदम उठाया जाएगा इसके भी कई पार्ट होंगे। चलो, इसके हमने कितने पार्ट बनाए, इसके हमने बना दिए 5-6 पार्ट बना दिए। एक तो मौद्रिक उपाय हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा इसमें, मौद्रिक उपाय। ओके, मौद्रिक उपाय के बाद क्या हो जाएगा, व्यापारिक उपाय, व्यापारिक उपाय। देखो बहुत सारे उपाय हैं जिनसे आप बीओपी के असंतुलन को दूर कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, विनिमय नियंत्रण, विनिमय नियंत्रण, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा इधर, राजकोषीय उपाय भी हो जाएगा, राजकोषीय उपाय, राजकोषीय उपाय, ठीक है। एक यहीं कहीं जगह दे देते हैं हम लोग अवमूल्यन को, अवमूल्यन हो गया, अवमूल्यन जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसको हमने थोड़ा ज्यादा महत्व दे दिया। थोड़ी देर के लिए मैं अपने को इधर से हाइड कर देता हूं ताकि पूरी चीजें आप लोगों को ठीक तरीके से दिखाई दें। अवमूल्यन हो गया है ना। अवमूल्यन के बाद अभी एक और क्या है, अन्य उपाय या विविध उपाय। इसमें क्या आ जाएंगे, जो अन्य उपाय हैं, विविध उपाय। आप लोग ये स्ट्रक्चर जरूर बना लेना अपने नोटबुक में ताकि आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो व्यापारिक उपाय है, व्यापारिक उपाय में क्या क्या शामिल करेंगे, व्यापारिक उपाय में शामिल करेंगे, एक तो हमको अपने आयात को नियंत्रण करना है, आयात को क्या करना है, नियंत्रित करना है। तो इसमें क्या हो गया, आयात को नियंत्रण के माध्यम से बीओपी के असंतुलन को सुधारेंगे। दूसरी चीज जो हमारे निर्यात हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट हैं, निर्यात को हमको क्या करना है, निर्यात का हमको संवर्धन करना है, निर्यात को बढ़ाना है, निर्यात को बढ़ा करके हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। विनिमय नियंत्रण जिसकी चर्चा हम लोग अलग से ही पूरा करेंगे। राजकोषीय उपाय में क्या शामिल होता है, राजकोषीय उपाय में यह शामिल होता है कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, इसमें क्या करेंगे, इसमें कमी करेंगे, ठीक है ना। राजकोषीय उपाय में क्या टारगेट में लेंगे कि फिजिकल डेफिसिट में कमी करेंगे। अवमूल्यन इसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अन्य जो विविध उपाय हैं इसमें क्या क्या लेंगे, अन्य जो विविध उपाय हैं इसमें एक तो हो जाएगा जैसे कि विदेशी ऋण व सहायता। एक क्या हो जाएगा कि हमने क्या किया, विदेशी ऋण लिया व सहायता लिया। यहां तो लिखने की जगह नहीं बच रही पूरी, है ना। तो विदेशी ऋण लिया और सहायता लिया। इसी प्रकार से पर्यटन का विकास किया, पर्यटन का विकास, चलो विकास समझ लेना आप, ठीक है ना। और क्या, आयात प्रतिस्थापन हो गया, निर्यात संवर्धन हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये हो गया। अब बच रहा है आपका क्या, मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में क्या क्या शामिल होगा, मौद्रिक उपाय में एक तो आपको देखना है कि मौद्रिक संकुचन और विस्तार। एक क्या देखना है, मौद्रिक संकुचन व विस्तार, संकुचन व विस्तार, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखना है, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन, विदेशी विनिमय दर में क्या करेंगे,
विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने बीओपी में जो इम्बैलेंस है उसको क्या करेंगे, दूर करेंगे। अन्य उपाय क्या? अन्य उपाय इसमें, अच्छा, विनिमय नियंत्रण को भी आप जो है मौद्रिक उपाय में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, विनिमय नियंत्रण जो है इसको भी आप मौद्रिक उपाय के तहत काउंट कर सकते हैं। और इवन जो आपका अवमूल्यन है ना, अवमूल्यन को भी आप क्या इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये कौन से उपाय हो गए? ये हो गए, इधर लिख देता हूं कि जानबूझकर जानबूझकर उठाए गए कदम, उठाए गए कदम, ये हो गया जानबूझकर उठाए गए कदम, जिनसे क्या होगा, बीओपी का असंतुलन क्या दूर होगा। ठीक है ना, इनसे क्या होगा, बीओपी का असंतुलन दूर होगा। चलो, अब जो है चलो फिर से एक एक की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना, एक एक की चर्चा करते हैं। ये तो पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसमें यहां से शुरू करते हैं, यही था ना। हाँ, उपाय की जब हम लोगों ने बात किया, उपाय की, तो देखो, एक तो मैंने बोला कि स्वर्ण प्रवाह का समायोजन है, मूल्य समायोजन है ना, ब्याज दर समायोजन। इसमें क्या होता है, जो स्वर्ण का स्वतंत्र प्रवाह होता है, स्वर्ण का स्वतंत्र प्रवाह, ये भुगतान संतुलन में व्याप्त जो असंतुलन है उसको समायोजित करने की क्षमता रखता है। यानी इसको ऐसा माना जाता है कि ये स्वतः जो है इसको क्या संतुलित कर लेगा, ये स्वतः क्या करेगा, इसको संतुलित कर लेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से ब्याज दर हो गया, मूल्य समायोजन हो गया, इनके बारे में भी ये माना जाता है कि स्वतः ये चीजें क्या संतुलित हो जाएंगी। ठीक है ना, स्वतः ये चीजें क्या संतुलित कर दें। लेकिन जो जानबूझ करके उठाए गए कदम हैं, जानबूझ करके उठाए गए कदम, इसका जो आपने स्ट्रक्चर देखा, अब इन स्ट्रक्चर में जो मेन मेन चीजें हैं, जैसे कि विदेशी ऋण की हम लोग बात करेंगे, विदेशी ऋण व सहायता की, अवमूल्यन की, विनिमय नियंत्रण का तो अलग से पूरा एक क्लास ही होगा, आयात नियंत्रण और निर्यात संवर्धन, ठीक है, अवमूल्यन, इन सब की एक एक करके अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना। तो चलो, अब देखो, अगला जो इसमें चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि कैसे हम अपने आयात को हतोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो इधर क्या आप लिखेंगे कि आयात को क्या करना है, आयात को हतोत्साहित करना है। आयात को क्या करना है, हतोत्साहित करना है। आयात को हतोत्साहित कैसे करेंगे, यानी कैसे हम जो है आयात को कम करेंगे, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अच्छा, इनको किसमें आप समझेंगे, इनको आप समझेंगे कि जो व्यापार प्रतिबंधित करने वाले उपाय हैं, यानी जो व्यापारिक उपाय हैं उसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं। इसको दो भागों में आप बांट करके पढ़ सकते हैं। एक तो आपने क्या किया, पहला आपने क्या किया कि टैरिफ या तटकर की बात किया। पहला आपने क्या किया, टैरिफ या तटकर की बात किया, टैरिफ या तटकर हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा इसमें हो गया जो गैर टैरिफ उपाय हैं, गैर टैरिफ उपाय। इनके माध्यम से क्या आप करोगे कि आयात को आपको क्या करना है, कम करना है। अब एक एक करके बात करते हैं। ठीक है ना। टैरिफ या तटकर क्या होता है कि जो इंपोर्ट होते हैं, जो आयात होते हैं, आयात पर लगने वाला कर, आयात पर लगने वाला क्या, आयात पर लगने वाला क्या होता है, कर होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें अच्छा एक चीज और समझना कि टैरिफ जब आप पढ़ते हो ना, तो असल में देखो टैरिफ जो है, एक चीज ये भी ध्यान रखना है आपको कि टैरिफ आयात पे भी लगता है और क्या, निर्यात पे भी लगता है। आयात पे भी लगेगा, निर्यात पे भी लगेगा। लेकिन मोस्टली अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ निर्यात पे ये नहीं लगते हैं, ये आयात पे ही लगते हैं। तो इसलिए हमको प्राय ये समझना है कि ये आयात पे लगेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं। ठीक है ना। तो आयात शुल्क, अब क्या करेंगे कि हम ये जो टैक्स है, यानी जो आयात शुल्क है, इसकी दर को क्या कर देंगे, दर को हम बढ़ा देंगे। दर को क्या करेंगे, ऊंचा कर देंगे, दर को ऊंची कर देंगे। ठीक है ना। तो जब हम टैरिफ के दर को ऊंची कर देंगे, यानी आयात शुल्क को बढ़ा देंगे, तो हमारे यहाँ क्या, इंपोर्ट हतोत्साहित होंगे।
ठीक है ना, इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। ओके, अगली चीज क्या, गैर टैरिफ उपाय की बात करते हैं। गैर टैरिफ उपाय में वो चीजें ली जाती हैं जो कि व्यापार में अदृश्य अवरोध उत्पन्न करें, यानी ये दिखाई ना दें। उदाहरण के लिए जैसे इसमें आप कोटा को समझ सकते हैं, कोटा, है ना, कोटा या अभ्यंश, ये क्या होता है। यहाँ पे हमने ये किया, गैर टैरिफ उपाय की बात कर रहे हैं और कोटा और अभ्यंश की बात किया, तो इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आयात की मात्रा पे नियंत्रण लगाते हैं। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आयात की मात्रा पर नियंत्रण, आयात की मात्रा पे नियंत्रण लगाएंगे या अंकुश लगा देंगे, निर्धारित कर देंगे कि इंपोर्ट इतने ही होने हैं, इससे ज्यादा नहीं हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हमने क्या किया, आयात की सीमा बना दिया, आयात की सीमा निर्धारित कर दिया, आयात की क्या कर दिया हमने, सीमा निर्धारित कर दिया। अब जब एक लिमिट बना दिया तो उसके बाद इंपोर्ट हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, और इसको जो है, ये जो आपने देखा अभ्यंश बोले आप कोटा बोले, इसको यानी कि अभ्यंश को तटकर की अपेक्षा अधिक प्रभावी माना जाता है। तो एक बात ये भी ध्यान रखना, अभ्यंश जो है, कोटा जो है, ये क्या है, यह अधिक प्रभावी माना जाता है। किसकी तुलना में, प्रशुल्क की तुलना में, या आयात शुल्क की तुलना में, या तटकर की तुलना में, क्या, अभ्यंश अधिक प्रभावी माना जाता है। ओके, इतनी बातें हो गई कि कैसे हम आयात को हतोत्साहित करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसी गैर टैरिफ उपायों में एक चीज मैंने बोला ना कि अवमूल्यन, जिसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, अगली चीज ये समझना है कि जो हमारा चालू खाते का घाटा है, चालू खाते का घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाते का घाटा, तो इस घाटे को कैसे कम करेंगे, तो चालू खाते के घाटे का वित्तीयन, है ना, वित्तीयन मतलब ये कि इस घाटे की पूर्ति हम कैसे करेंगे, इस पे चलो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बता दीजिएगा किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो, है ना, बहुत आसानी से बेस बेस जो भी होता है सब कुछ मैं बता रहा हूँ। तो इसके देखो दो तरीके होते हैं, चालू खाते का जो घाटा है इसके दो तरीके हैं इसको वित्तीयन करने। पहला इसमें यह होता है निवल विदेशी अंतर प्रवाह, पहला क्या, निवल विदेशी अंतर प्रवाह। ठीक है, ये देखो टॉपिक एक ही है आपका बीओपी, लेकिन इसमें आपको इतनी डिटेल में चीजें मिल जाएंगी कि आपको उससे और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। निवल विदेशी अंतर प्रवाह की बात किया, दूसरी मैंने बोला कि रिजर्व संपत्तियों में परिवर्तन या विदेशी विनिमय कोष में कमी। ठीक है, दूसरी चीज क्या किया कि विदेशी विनिमय कोष में कमी, विदेशी विनिमय कोष में क्या कर दिया, कमी कर दिया। ओके, इतनी बात हो गई। ठीक है ना, चलो अब चालू खाते के वित्तीयन की अगर बात करेंगे तो इसमें देखो कुछ और भी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। वो और कौन कौन सी चीजें पढ़नी होती हैं जब हम लोग करेंट अकाउंट डेफिसिट की बात करेंगे, तो इसके साथ साथ आप देख लेना, इधर को मैं साइड में लिख दे रहा हूं। एक तो देखो विदेशी सहायता, विदेशी सहायता, ठीक है ना, विदेशी सहायता हो गई, विदेशी व्यापारिक उधारी हो गई, विदेशी व्यापारिक उधारी हो गई, इनसे भी करंट अकाउंट डेफिसिट को मेंटेन किया जाता है। अल्पकालीन ऋण हो गए, अल्पकालीन ऋण हो गए, इसके अलावा क्या, विदेशी निवेश हो गए, इसके अलावा किसकी बात किया हमने, विदेशी निवेश की बात किया। तो ये इन सब के माध्यम से क्या होता है, इन सब के माध्यम से करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, इन सभी के माध्यम से। अच्छा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करेंगे। अच्छा, जैसे विदेशी निवेश की मैंने बात किया, ठीक है, तो विदेशी निवेश में भी देखो दो पार्ट आ जाते हैं। एक तो आ जाता है क्या, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश,
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है? दूसरा आ जाता है पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो निवेश। ओके, इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है ना? अब ये जितनी चीजें आपने देखी, अगर इनसे भी करेंट अकाउंट डेफिसिट ना पूरा हो पाए तो और क्या रास्ते होते हैं? अन्य रास्तों में अन्य उपाय की बात करेंगे। अन्य उपाय किसके लिए? अन्य उपाय करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए या इसका वित्तीयन करने के लिए। वो कौन कौन से उपाय होते हैं? ठीक है ना? वो कौन कौन से उपाय होते हैं? पहला इसमें आप ध्यान रखना कि देश की विदेशी विनिमय निधि में कमी करना है या स्वर्ण को बेचना है। पहली चीज क्या? कि देश की विदेशी विनिमय निधि में कमी करना है या स्वर्ण को बेचना है, या स्वर्ण को बेच करके करेंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा करेंगे, या स्वर्ण को बेचकर, स्वर्ण को बेचने के द्वारा, स्वर्ण को बेचने के द्वारा हम क्या करेंगे? करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेंगे। दूसरा उपाय क्या होता है? दूसरा उपाय यह होता है कि आईएमएफ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एंट्री हो गई। आईएमएफ से क्या करेंगे? विशिष्ट उद्देश्य के लिए क्या करेंगे? आईएमएफ से ऋण लेंगे। जब कोई रास्ता नहीं बचता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो ये दो उपाय आते हैं। एक उपाय क्या कि हम क्या करेंगे? स्वर्ण को बेच देंगे, कहने का मतलब कि देश की विदेशी विनिमय निधि में कमी करेंगे। दूसरा क्या कि आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से हम क्या करेंगे? ऋण लेंगे। लेकिन ये ऋण लेने के भी बहुत सारे शर्तें होती हैं, ठीक है ना, शर्तें होती। इन सभी बिंदुओं पे विचार विमर्श करने के साथ साथ या सभी मुद्दों पे समझते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इधर क्या कहा था कि इसका सबसे बेहतर उपाय यह होगा, ठीक है ना, इसका सबसे बेहतर उपाय यह होगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से हम क्या करें? करेंट अकाउंट डेफिसिट को क्या करें? कम करें। तो इस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को क्या किया था? इसको महत्व दिया था किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट की कहानी, कि करंट अकाउंट डेफिसिट में जो घाटा वगैरह है उसको क्या, कैसे कम करेंगे, कैसे पूरा करेंगे। ओवरऑल इतनी बातें हो गई है ना। चलो और कुछ कुछ बातें हम लोग इधर करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा डिटेल में करेंगे। जैसे हम लोगों ने जो व्यापारिक उपाय को देखा, व्यापारिक उपाय को थोड़ा डिटेल में आपको इसलिए समझने की जरूरत है, जो हम लोगों ने व्यापारिक उपाय को देखा उसमें दो बातें किया हम लोगों ने। एक कौन सी बात किया कि हम क्या करेंगे? अपने निर्यात का संवर्धन करेंगे। इट मींस एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे। और दूसरी बात मैंने क्या बोला कि हम अपने आयात को कम करेंगे, यानी कि हमारा क्या, इंपोर्ट कंट्रोल होगा, इंपोर्ट कंट्रोल होगा। सरकार लगातार प्रयास करती है कि कैसे एक्सपोर्ट प्रमोट हो हमारे। उस क्रम में क्या क्या उपाय हो सकते हैं कि हमने निर्यात शुल्क की समाप्ति कर दिया या उसमें कटौती कर दिया, जो कि हमारे यहाँ समाप्त ही है, ठीक है ना। तो निर्यात शुल्क की समाप्ति लिख दो आप, या कटौती, दोनों चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या, निर्यात सब्सिडी देना, जो कि ऑलरेडी चल ही रही है। निर्यात सब्सिडी, सरकार जो है निर्यात सब्सिडीज वगैरह उपलब्ध कराती है निर्यातकों को, अलग अलग क्राइटेरिया है उस। तीसरा क्या करना है, निर्यात प्रेरणाएं देनी है ना, ऐसे मोटिवेशन देने हैं कि जो है हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े। चलो इंपोर्ट को कंट्रोल करने का तरीका क्या, वो मैंने आप सभी को बताया।
कि हम इधर क्या करेंगे, आयात शुल्क को लगा देंगे। आयात शुल्क को हमने लगा दिया, उससे इंपोर्ट कंट्रोल कर लिया। अभ्यंश को लगा दिया, अभ्यंश, ठीक है, अभ्यंश के माध्यम से इसको कंट्रोल किया। और सीधे सीधे हम क्या, आयात पे रोक भी लगा सकते हैं। ये भी हमारे पास पावर है कि हम आयात पे क्या करेंगे, आयात पे रोक लगा देंगे। आयात पे रोक लगा के भी इंपोर्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, चलो इतनी बातें हो गई। इस इन सभी मुद्दों में आप सभी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, एनीवन? उसके बाद अभी जो डिटेल में चर्चा करेंगे, इसमें अब हम लोग अवमूल्यन की चर्चा करेंगे, क्योंकि अवमूल्यन अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, और अवमूल्यन से भी प्रायः सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? चलो फिर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग अवमूल्यन को देखते हैं इस क्लास में। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है अवमूल्यन को लेकर। ठीक है ना, अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, ये आप सभी को पता होगा। बहुत आसानी से इसकी डिफिनेशन होती है कि इसका आशय यह होता है कि किसी देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा, स्वर्ण या एसडीआर के रूप में मूल्य में कमी करना। ठीक है ना, किसी देश की मुद्रा का, इसकी डिफिनेशन आप चाहो तो लिख लो कि इससे आशय क्या होता है कि किसी देश की मुद्रा का, किसी देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा, ठीक है ना, इसके साथ साथ क्या लिया, स्वर्ण को लिया, विदेशी मुद्रा या स्वर्ण या एसडीआर, स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स के रूप में मूल्य में कमी, मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अवमूल्यन, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अवमूल्यन को आप कैसे समझेंगे कि किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन आप तब कहेंगे जब एक देश की मुद्रा पहले के बदले किसी देश की पहले से कम मुद्रा स्वीकार कर ले। ठीक है ना, किसी देश के, अच्छा, इसका देखो सिंपल सा मतलब इसका आप तब समझोगे, जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या बोला, उदाहरण के लिए जैसे एग्जांपल इसका आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में क्या हो जाए कि एक रुपया को ले लेते हैं और साथ में क्या, चलो सेंट को उदाहरण के रूप में ले लिया। जैसे कि भारत का एक रुपया है, एक रुपया है, अभी भारत का एक रुपया में, अभी भारत का जो एक रुपया है उसमें मान लीजिए 20 सेंट उसकी वैल्यू है। भारत के एक रुपए की क्या है वैल्यू, 20 सेंट है। ठीक है ना, अब क्या हुआ, अब जो है यहाँ पे कर दिया गया अवमूल्यन, भारत सरकार ने यहाँ पे कर लिया अपने मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अब जितना परसेंट अवमूल्यन करेंगे वो तो बाद की बात है। तो अब मान लीजिए एक रुपए के लिए 15 सेंट ही क्या, यानी कि एक रुपया बराबर अब 15 सेंट हो जाए। ठीक है ना, तो ये जो क्रिया है, यहां से यहां तक आने की जो क्रिया है, इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही बोलेंगे अवमूल्यन। इसे ही क्या बोलेंगे, अवमूल्यन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि पहले एक रुपए में हमको 20 सेंट मिल जा रहा था, अब हमको एक रुपए में केवल 15 सेंट मिल रहा है। तो हमारी मुद्रा का जो मूल्य है ना, वो पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया, बाह्य रूप से, है ना। पहले हम एक रुपए में 20 सेंट को प्राप्त कर ले रहे थे और अब हम एक रुपए में 15 सेंट को ही प्राप्त कर पा रहे हैं। तो हमारी मुद्रा की जो वैल्यू है ना, वो कम हो गई बाह्य रूप से, बाहर से कंपेयर करके बात कर रहे हैं, है ना। चलो,
अवमूल्यन की डिफिनेशन आपकी परीक्षा में नहीं पूछता है, तो पूछता क्या है, थोड़ा सा इसके उद्देश्य को समझिएगा कि अवमूल्यन क्यों किया जाता है और फिर इसके प्रभाव वगैरह को देखेंगे। उद्देश्य की बात करेंगे तो सबसे जो मेजर इसका मोटो है, मुख्य उद्देश्य है कि भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को क्या दूर करना। पहला क्या हो जाएगा, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करना। ठीक है, कैसे जो है अवमूल्यन की सहायता से भुगतान संतुलन के प्रतिकूलता को दूर करेंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है, अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप यह देखा जाता है कि जो देश अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना आप कि जो देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा है, अवमूल्यन कर रहा है मतलब मुद्रा का मूल्य कम कर रहा है, सीधे से समझ, अवमूल्यन कर रहा है, तो क्या होता है, उस देश की, जो देश कर रहा है ना अपनी मुद्रा, उस देश की मुद्रा क्या हो जाती है, मुद्रा सस्ती हो जाती है, सस्ती हो जाती है। परिणाम क्या देखने को मिलेगा कि जब इस देश की मुद्रा सस्ती हो जाएगी, जब इस देश की मुद्रा सस्ती हो जाएगी, तो ऐसे में क्या विदेशी लोग अधिक क्रय कर पाएंगे। आपको मैंने जो एग्जाम्पल दिया ना, एग्जाम्पल क्या दिया था कि 1 रुपए बराबर, मैंने बोला था कि पहले हुआ था कितना, 20 सेंट। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अगले स्टेप में क्या हो जाता है, डिवैल्यूएशन हो जाता है, और अब मतलब भारत ने अपने रुपए का अवमूल्यन किया, अब 1 रुपए बराबर क्या, 15 सेंट। तो इसको ऐसे समझना आप कि अब भारत के 1 रुपए के बदले जो अन्य देश है उसको केवल 15 सेंट देने पड़ रहे हैं, पहले 20 सेंट देने पड़ते थे। ठीक है ना, तो क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला कि अब विदेशी लोग जो है अधिक क्रय कर पाएंगे। भाई अगर इंडिया में कोई वस्तु का वैल्यू 1 रुपए था, उसके लिए विदेशी कोई लेता था 20 सेंट, वो अपना पे करता था। अभी उस वस्तु का वैल्यू कितना इंडिया में, 1 रुपए के बराबर, लेकिन 1 रुपए भी 15 सेंट के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब क्या कि अब विदेशी लोग अधिक क्रय करेंगे। विदेशी लोग क्या करेंगे, विदेशी लोग अधिक क्रय करेंगे, अधिक क्रय करेंगे। क्लियर है ना, चलो। अब विदेशी लोग अधिक क्रय करेंगे, पहली चीज। और क्या समझना है आपको, मेन चीज, एक सवाल जो पूछा जाता है कि अवमूल्यन करने वाले देश का निर्यात प्रोत्साहित होगा या हतोत्साहित होगा, कमेंट करके आप बताएंगे। तब तक मैं क्या पानी पी लेता हूं, ठीक है ना, तब तक मैं क्या पानी पी लेता हूं। चलो, आपको बताना है, वैसे बहुत आसान सा सवाल मैंने पूछा हुआ है, ये तो आप में से मैक्सिमम लोग बता ही लेंगे, है ना। हाँ, तो जो देश ने क्या किया, अवमूल्यन किया। सवाल पूछा गया है यहां से, आसान है, आप सभी जानते हैं। अवमूल्यन करने वाले देश का क्या हो जाएगा, देश का निर्यात प्रोत्साहित। ठीक है, देश का क्या हो जाएगा, निर्यात जो है वो क्या प्रोत्साहित होगा, प्रोत्साहित होगा। और आयात क्या होगा, आयात हतोत्साहित होगा, आयात हतोत्साहित होगा। क्लियर है ना, और यही तो हम चाहते हैं। बीओपी को अगर हमको संतुलित करना है, बीओपी में जो असंतुलन है उसको दूर करना है, तो हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारे क्या निर्यात प्रोत्साहित हो और आयात हतोत्साहित हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अवमूल्यन का क्या प्रभाव है या दूसरा क्या उद्देश्य है, दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य है स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना।
तो चलो, एक तो मैंने लिखा क्या, संरक्षण प्रदान करना, एक तो संरक्षण प्रदान करना। दूसरा आप सभी पढ़े होंगे डंपिंग के बारे में, क्या, राशिपातन के बारे में, राशिपातन क्या, डंपिंग, डंपिंग, ठीक है ना। तो संरक्षण यानी जो स्वदेशी उद्योग हैं, हमारे स्वदेशी उद्योग हैं, ये कैसे संरक्षण को प्रदान कैसे करेगा। देखो, स्वदेशी उद्योग हमारे जो होते हैं, ये उतने बेहतर नहीं होते हैं, ये उतने बेहतर नहीं होते हैं जितने कि अन्य देश के मान लीजिए उद्योग हैं। तो अगर हमने अवमूल्यन किया, तो अवमूल्यन करने का सीधा सा जो असर दिखा, जो हमने क्या, अवमूल्यन किया, ठीक है ना। अवमूल्यन किया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे आयात हतोत्साहित हो रहे हैं, आयात हमारे क्या, हतोत्साहित हो रहे हैं, आयात हमारे क्या, हतोत्साहित हो रहे हैं। और संरक्षण की नीति के तहत यही तो क्या मतलब आवश्यक होता है कि हमारे क्या, आयात हतोत्साहित हो, यानी आयात ना होने पाए, ठीक है। आयात नहीं होंगे, आयात नहीं होंगे, तभी हमारे जो स्वदेशी उद्योग हैं, हमारे देश के जो उद्योग हैं, उनको क्या, उनको संरक्षण मिल सकेगा, उनको वैश्विक स्तर की कठिन प्रतिस्पर्धा से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। दूसरा एक होता है क्या, डंपिंग। डंपिंग का मतलब समझते हैं, डंपिंग क्या होती है। डंपिंग का मतलब यह होता है कि विदेशों में, विदेशों में अपने देश की तुलना में, अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर वस्तुओं को बेचना, ठीक है ना, वस्तुओं को क्या, बेचना। इसका उद्देश्य क्या होता है डंपिंग का, कि हमको विदेशी मार्केट में कब्जा जमाना है, विदेशी मार्केट में हमको अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना है, हिस्सेदारी को बढ़ाना है, ठीक है ना। जैसे कि चाइना ने, या कोई कोई भी देश आप ले सकते हो, उसने क्या किया कि कोई प्रोडक्ट बनाया, अब वो अपने देश में तो उसको उस कॉस्ट पे बेच रहा है जिसमें वो प्रॉफिट कमा रहा है, यानी उसको महंगे मूल्य पे बेचेगा। लेकिन उसको अगर बड़ी मार्केट कब्जा करना है तो वो विदेशों में बेचना चाहेगा। विदेशों में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो ये तरीका अपना सकता है, डंपिंग, है ना। तो इसमें यही होता है कि विदेश में उसी वस्तु को, सेम वस्तु की बात करेंगे, विदेश में अपने देश की तुलना में क्या करेंगे, कम मूल्य पे बेचेंगे, ये डंपिंग हो जाता है। लेकिन अब सोचिए अगर अवमूल्यन हो गया, अवमूल्यन हो गया तो देखने को क्या मिला कि अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप मैंने बोला कि आयात हतोत्साहित होगा। तो आयात हतोत्साहित हुआ तो क्या, डंपिंग, फिर क्या, राशिपातन जो है ना, इसको क्या किया जाएगा, रोका जा सकेगा, रोका जा सकेगा। किस वजह से रोका जा सकेगा, यह रोका जा सकेगा बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन के माध्यम से, ठीक है ना। तो अवमूल्यन से क्या, ये जो डंपिंग है ना, ये भी क्या होता है, आप इसको भी कह सकते हो कि अवमूल्यन की मदद से डंपिंग क्या होगा, हतोत्साहित होगा, क्या होगा, ये हतोत्साहित होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, एक और इसमें रोचक बात है, उद्देश्य की बात कर रहे हैं अवमूल्यन की, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कभी कभी अधिमूल्यन, किसकी बात कर दिया हमने, अधिमूल्यन की बात कर दिया। अधिमूल्यन का मतलब क्या, ओवर वैल्यूएशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अधिमूल्यन की स्थिति को सुधारने के लिए, जो अधिमूल्यन है, इस स्थिति को सुधारने के लिए अवमूल्यन सॉरी अधिमूल्यन की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाता है, अवमूल्यन किया जाता है। इसको आप कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कि किसी देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य अधिक हो, हमने क्या बोला कि किसी देश की मुद्रा का, किसी देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य अधिक है, बाह्य मूल्य अधिक है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, अगर ये अधिक है तो इसको क्या करेंगे,
ठीक करने के लिए, इस बाह्य मूल्य को संतुलित करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? अवमूल्यन करेंगे। तो कभी कभी अवमूल्यन इस उद्देश्य से भी किया जाता है। ठीक है ना? तो ये सब देखो मेन एम है अवमूल्यन के। ठीक है, अब जब आप कोर इकोनॉमिक्स में अवमूल्यन की बात करेंगे, ठीक है, कोर इकोनॉमिक्स में अवमूल्यन की बात करेंगे, तो इसमें कुछ प्रभाव वगैरह आपको पढ़ने को मिलते हैं। एक इसमें होता है अवमूल्यन का लोच प्रत्यागम, इसकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर देते हैं। मान लीजिए भूला भटका कोई सवाल आ गया। एक क्या होता है? अवमूल्यन का लोच प्रत्यागम। इसमें क्या होता है? देखो, अवमूल्यन का जो लोच प्रत्यागम होता है, इसको प्रतिपादित और विकसित करने का श्रेय, फैक्चुअल बातें कर रहा हूं, अवमूल्यन के लोच प्रत्यागम को प्रतिपादित व विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? विकसित करने का श्रेय जो दिया जाता है, वो दिया जाता है अल्फ्रेड मार्शल को। किसको दिया जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। 1923। ठीक है, इसके साथ साथ और किसको दिया जाता है? एपी लर्नर को भी। एपी लर्नर, तो एपी लर्नर ने भी, ठीक है ना, इसमें अपना भरपूर वाला योगदान दिया। और इनका टाइम पीरियड क्या आपको लेना? 1944। बाद में फिर इसमें थोड़ा बहुत काम और लोगों ने किया, जैसे कि इसमें रॉबिन्सन ने भी काम किया था, हालांकि ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। रॉबिन्सन ने भी इस पे काम किया था। और एक अर्थशास्त्री थे मैकलॉफ, मैकलॉफ, इन्होंने भी इस पे थोड़ा सा कार्य किया था। ये 1955 के टाइम में, और ये कब? 1937। ओके, अब देखो इतनी बात आपने समझ लिया ना। अब देखो जो अवमूल्यन का लोच प्रत्यागम है, आपने एक बात कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी, मार्शल लर्नर शर्त। मार्शल लर्नर शर्त, ये क्या होती है, इसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से भी सवाल प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? मार्शल लर्नर की जब हम लोग बात, मार्शल लर्नर शर्त की बात करते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? अवमूल्यन का ये लोच प्रत्यागम है। क्या है ये? लोच प्रत्यागम है। तो ये जो अवमूल्यन का लोच प्रत्यागम है, इसमें मार्शल लर्नर ने क्या किया था कि इसमें इन्होंने जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग किया था कि अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप, इन्होंने जो बातें किया कि अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप क्या कहते हैं, वस्तु व्यापार, और वस्तु व्यापार जो हो रहा है उसमें देश का निर्यात और आयात कहां तक प्रभावित होता है। ठीक है, तो तीन शर्तें इसमें इन लोगों ने बताई थी, मार्शल और लर्नर ने मिलकर के। तीनों शर्तों को आप लोग याद रखें, तीनों शर्तों को याद रखिएगा मार्शल लर्नर शर्त में, है ना। तो एक तो इन्होंने बताया कि अगर जो ई एक्स प्लस ई एम इज ग्रेटर देन 1 है, तो क्या स्थिति होगी। दूसरा इन्होंने बताया था, अच्छा इसको कैपिटल से ना दर्शा के आप स्मॉल से दर्शाएं तो थोड़ा ज्यादा सुंदर ये लगेगा। ठीक है ना, चलो इसको हमने क्या बोला? ई एक्स प्लस ई एम, है ना। तो ये हो गया ई एक्स प्लस ई एम प्लस क्या कहते हैं, ग्रेटर देन 1। ई एक्स प्लस ई एम लेस देन 1, और क्या? ई एक्स प्लस ई एम इक्वल टू 1। इनकी अब बात ध्यान रखना आप लोग। अगर ऐसी स्थिति है, ठीक है ना, अगर ऐसी स्थिति है, ये क्या है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये निर्यात की लोच है और ये आयात की लोच है। इतनी बात क्लियर है ना। तो अगर पहली वाली स्थिति की बात करेंगे, तो ऐसे स्थिति में, ऐसे स्थिति में जो अवमूल्यन होगा ये व्यापार घाटे में, ऐसी स्थिति में अवमूल्यन व्यापार घाटे में कमी लाने में प्रभावी होगा। अगर आयात की लोच और निर्यात की लोच का जो योग है वो 1 से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जब अवमूल्यन किया जाएगा,
ऐसी स्थिति में अवमूल्यन व्यापार घाटे को, ठीक है, व्यापार घाटे को क्या करेगा, व्यापार घाटे को कम करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा, यानी व्यापार घाटे को क्या कम करेगा। ठीक। दूसरी स्थिति इसमें क्या होगी, दूसरी स्थिति यह होगी कि अगर आयात की लोच और निर्यात की लोच का जो मूल्य है वो एक से कम रहेगा, तो ऐसी स्थिति में अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप जो व्यापार शेष है या जो व्यापार घाटा है, व्यापार घाटा जो है क्या हो जाएगा, व्यापार घाटा और बढ़ जाएगा, यानी कि व्यापार घाटे की जो स्थिति है, व्यापार घाटे की स्थिति और खराब होगी। क्या होगी ये, और खराब होगी। क्लियर है। तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी, तीसरी स्थिति ये है कि जहां पे आयात की लोच और निर्यात की लोच का मूल्य एक के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे में जो व्यापार शेष है या व्यापार घाटा है, आप कुछ भी बोल सकते हो, चलेगा, तो व्यापार शेष ऐसे में क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। व्यापार शेष ऐसे में क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इस मार्शल लर्नर शर्त को आप लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, यहां से जो है सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना। इस मार्शल लर्नर शर्त से प्रायः सवाल जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और समझना, एक फैक्ट आप याद रखना कि ये जो मार्शल लर्नर की दशाएं हैं या जो मार्शल लर्नर की शर्त हैं, ये जितनी बातें करेंगी ये केवल चालू खाते से बात करती हैं। यानी इनके जो सिद्धांत थे, इनकी जो दशाएं ये तीनों आपने देखा, ये किससे रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। ठीक है ना, करेंट अकाउंट से ये क्या संबंधित। ठीक है। तो ये लोच प्रत्यागम में किसका योगदान जिसका जिसका था बता दिया, और मार्शल लर्नर शर्त को भी बता दिया कि मार्शल लर्नर शर्त क्या कहेगी। ओके। अब इसमें एक और प्रत्यागम आपको जानना होता है अवमूल्यन में, जब आप कोर इकोनॉमिक्स में अवमूल्यन को पढ़ेंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं अधिशोषण प्रत्यागम, अधिशोषण प्रत्यागम। ठीक है ना, अधिशोषण प्रत्यागम। अब इसमें एक तो ये पूछ सकता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया, प्रतिपादन किसने किया, जिसको पता होगा फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अधिशोषण प्रत्यागम जो है अवमूल्यन का, ये किसका है, अवमूल्यन का ही है। इसको भी ध्यान रखना कि अवमूल्यन का जो अधिशोषण प्रत्यागम है, इसका प्रतिपादन किसने किया, किसी ने कमेंट किया है क्या, एक बार देख लूं। अभी किसी ने नहीं किया, चलो किसी को पता हो तो कमेंट करना है आप। ठीक है ना। तो इसका प्रतिपादन करने वाले थे सिडनी अलेक्जेंडर, सिडनी अलेक्जेंडर। और ये इसलिए मैं बता दे रहा हूं क्योंकि यहां से सवाल पूछा जा चुका है परीक्षाओं। सिडनी अलेक्जेंडर ने अवमूल्यन के अधिशोषण प्रत्यागम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। एक इन्होंने फार्मूला दिया था, एक इन्होंने फार्मूला दिया था बी इक्वल टू वाई माइनस ए, या इसका एक और रूप लिख सकते हो y इक्वल टू ए प्लस बी। बहुत ही साधारण सा इन्होंने फार्मूला दिया था। हालांकि फार्मूला वगैरह क्या पूछेगा, अगर कोई पूछा तो यही पूछेगा कि इसमें जो है अधिशोषण प्रत्यागम को किसने दिया था। अगर इधर बी की बात करेंगे तो इन्होंने जो फार्मूला दिया, बी दर्शा रहा है व्यापार शेष को। ठीक है। वाई किसको दर्शा रही है, राष्ट्रीय आय को, वाई राष्ट्रीय आय को। और ए किसको दर्शा रहा है, ए दर्शा रहा है अधिशोषण को, अधिशोषण को। ठीक है ना, अधिशोषण। तो ये इन्होंने फार्मूला दिया था सिडनी अलेक्जेंडर ने। ठीक है ना। इतनी बातें आपने अवमूल्यन के बारे में पढ़ी, और मेन पढ़ने का उद्देश्य ये था ना कि अवमूल्यन के माध्यम से बीओपी को कैसे जो है कम करेंगे। लेकिन एक बात समझना निष्कर्ष के रूप में कि अवमूल्यन जो है ये बीओपी में जो असंतुलन होता है उसको दूर करने का कोई अस्थाई समाधान नहीं होता है। ठीक है ना, अस्थाई समाधान नहीं है, क्योंकि अवमूल्यन करेंगे तो उससे और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ओके।
अब एक चीज और आप थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत में रुपए का अवमूल्यन कब कब किया गया, ठीक है ना। एक चीज क्या देखना है कि भारत में रुपए का अवमूल्यन कब कब हमारे यहाँ अवमूल्यन किया गया, इसकी चर्चा थोड़ी सी चलो कर लेते हैं, तब जाकर के अवमूल्यन होगा। अभी एक चीज, चलो एक कमेंट आया है ना, सिडनी अलेक्जेंडर, ओके गुड। बाकी लोग भी कमेंट करते रहा करें, से आपका क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा ना कि चीजें आपको याद हैं या नहीं। देखो सबसे पहली बार जो हमारे यहाँ अवमूल्यन होता है वो होता है 19 सितंबर 19 सितंबर 1949 में, ठीक है। दूसरी बार हमारे यहाँ अवमूल्यन होता है कब, 6 जून 6 जून 1966 में, ठीक है। और तीसरी बार हमारे यहाँ अवमूल्यन कब होता है, तीसरी बार जो हुआ था वो दरअसल 2 बार करके हुआ था, 2 चरणों में हुआ था। तो इसे माना जाएगा 1 व 3 जुलाई 1 व 3 जुलाई 1991, 3 बार ये अवमूल्यन आप कह सकते हैं कि 3 बार ये हुआ है। चलो थोड़ा थोड़ा इसकी भी बात करते हैं। ये वो टाइम था जब पहली बार किया गया था। इसमें दो बातें देखेंगे, एक तो देखेंगे अवमूल्यन से पूर्व की स्थिति और अवमूल्यन के पश्चात। तो पूर्व की स्थिति यहाँ पे क्या थी, पूर्व की स्थिति ये थी कि उस टाइम जो है $1 जो हुआ करता था, $1 बराबर कितना था पहले, कितने रुपए, 3.21, ठीक है। और उसके बाद क्या पश्चात में देख लेते हैं कि अवमूल्यन के पश्चात क्या देखने को मिला कि अब $1 बराबर कितना हो गया, $1 बराबर हो गया रुपए 4.76, ठीक है। ये चीज दूसरी बार जो हमारे यहाँ अवमूल्यन किया गया था, अब इसमें एक फैक्ट याद रखना कि दूसरी बार जो हमारे यहाँ अवमूल्यन किया गया, इससे सवाल पूछा गया, ये किया गया था 36.5%, 36.5% अवमूल्यन किया गया था। और इस स्थिति में अब हमारे यहाँ $1 बराबर कितना हो चुका था, ऐसी स्थिति में ये हो चुका था $7.50, ठीक है। उसके बाद तीसरी बार अवमूल्यन किया जाता है, और तीसरी बार जो अवमूल्यन किया गया इसको कहीं कहीं आपको ये नहीं मिलेगा, मतलब इसको सैद्धांतिक रूप से अवमूल्यन नहीं माना गया। तो इसके बारे में एक बात ये ध्यान रखेंगे आप कि यह क्या सैद्धांतिक रूप से अवमूल्यन नहीं माना जाता है, व्यवहारिक रूप से माना जाता है, ठीक है। ये बातें हो, तो ये ओवरऑल देखो अवमूल्यन की बातें हो गई। अच्छा एक चीज इसमें और जानने को होता है कि एक होता है अवमूल्यन और जे वक्र, अवमूल्यन तथा जे वक्र की धारणा। ये जे वक्र कैसे होता है, ये जो आपका कर्व बनेगा वो लगभग जे जैसा बनेगा, तो आपने ऐसे बना लिया, ठीक है। और तो लगभग यहाँ से ऐसे ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, है ना। ये डी पॉइंट आप इधर दे लो, और ये मूल बिंदु हो गया इधर, ये व्यापार शेष प्लस में जाएगा। इधर आपने क्या लिया है, व्यापार शेष को लिया है, ठीक है। और ये प्लस में जाएगा और इधर चलेंगे तो माइनस में जाएगा, तो सी पॉइंट दे लिया। और ये आपने क्या दे लिया, इसको समय है यानी टाइम है, यहाँ पे आपने क्या इसको लिख लिया, ए पॉइंट ले लिया। तो ये देखो अवमूल्यन का जो जे कर्व बनता है कुछ इसी तरीके का बनता है, ठीक है ना। जे कर्व कुछ इसी तरीके का बनता है। जे कर्व बताता क्या है, इसमें ये बताएगा कि शुरू में तो व्यापार शेष का जो ऋणात्मक शेष है वो बढ़ेगा, शुरू में
व्यापार, अच्छा इसमें कैसे बढ़ेगा उसके लिए आप समझिएगा, एक और छोटा सा इसमें पार्ट ऐड कर देता हूं इस तरीके से। तो आपने क्या बी पॉइंट दे, तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में व्यापार शेष का जो ऋणात्मक शेष है ये वाला पार्ट ये बढ़ेगा, और एक टाइम जब ऐसा आएगा कि ऋणात्मक शेष में क्या कमी होगी और इसके बाद फिर क्या ये धनात्मक हो जाएगा। तो व्यापार में यानी जो व्यापार का शेष है ये शुरू में गिरा बाद में सुधरा, इस पूरे समरी को जो है अर्थशास्त्रियों ने देखा कि ये जे टाइप का कर्व बन रहा है, तो यही होता है अवमूल्यन का जे वक्र प्रभाव। ठीक है ना, ये अवमूल्यन का जे वक्र प्रभाव होता है। चलो 50 66 91, 50 66 91, तो ओवरऑल देखो अब जाकर के बीओपी में वो सभी बातें हो पाई जो बातें करने के लिए मैं कल से ही इस सेशन को शुरू, इतनी बातें ओवरऑल आपको पढ़नी होती। ठीक है ना, अब आप लोग पूछ सकते हैं कि बीओपी में आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, किसी प्रकार की आपकी क्वेरी हो, कोई बात आपको ना समझ में आई हो, अब आप लोग पूछ सकते, एनीवन। बीओपी में एक लेक्चर आपका जो कल हुआ था और एक आज ये हुआ, इन दोनों में मिला करके जो आपको नहीं समझ में आया हो अब पूछिए। आप YouTube पे सर्च करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, कोई 15 मिनट की वीडियो मिलेगी, कोई 20 मिनट की वीडियो मिलेगी, लेकिन असल में जब आप डिटेल में बीओपी को पढ़ेंगे तो ये कोई 15 या 20 मिनट में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं होता है, बल्कि आपने देखा कि 1 घंटे की क्लास आपकी कल हुई थी और 2 घंटे की क्लास आपकी आज हुई, 3 घंटे लग गए आपको बीओपी को कंप्लीट करने में। अब इतने में भी अगर आप में से किसी को कुछ ना समझ में आया है तो ये चीज आप लोग क्या बताएंगे, ठीक है ना। वेट 1 मिनट का टाइम दीजिए, फिर मैं आप लोगों के कमेंट को देखूंगा और फिर आप लोग, अभी आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, जिसको जो भी कमेंट करना है सभी लोग अपने अपने कमेंट कर दीजिए, बस 1 मिनट में वापस आके मैं सभी के जो है कमेंट को पढ़ूंगा।